हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। हमारे टॉपिक चल रहा था मसल्स का, मसल टिश्यू का, जिसमें हमने काफ़ी सारा अध्ययन कर लिया था। हमने इसमें किस प्रकार से क्या संरचना होती है और हमने स्केलेटल मसल्स किस प्रकार से बोन के साथ अटैच होती है, किस प्रकार से कौन से लिगामेंट इसे अटैच करने में हेल्पफुल होते हैं, इन सब का अध्ययन किया था। तो हमारा ये टॉपिक चल रहा था स्केलेटल मसल्स अटैचमेंट टू बोन्स, यानी कि बोन के साथ किस प्रकार से कनेक्ट होती है। इसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि 2 बोन्स को एक टिश्यू के माध्यम से कनेक्ट रहती है, यानी कि 2 बोन आपस में एक टिश्यू के माध्यम से कनेक्ट होती है, जिसे लिगामेंट कहते हैं। और मसल से जो बोन के साथ कनेक्ट होती है, वो टेंडन के माध्यम से कनेक्ट होती है। फिर हमने क्या देखा था कि मसल्स का हमने टीएस लिया और मसल्स का एक बाद में देखा है, मसल्स के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसे हमने नाम दिया एपिमाइशियम, और इसे मसल्स है। और इसके साथ ही मसल्स में इस प्रकार के कई सारे बंडल्स पाए जाते हैं, जिस प्रकार से एक सिगरेट का पैकेट होता है या बीड़ी का जो बंडल होता है, उसमें जिस प्रकार सिलेंड्रिकल शेप में बीड़ी या बंडल बीड़ी या सिगरेट उसमें पैक रहती है, उसी प्रकार इसमें कई सारे पुल्लिकाएँ या बंडल पाई जाती है हमारी मसल्स में। ये एक मसल्स है, मसल का टेस्ट लिया तो इसमें कई सारे इस प्रकार की पुल्लिकाएँ पाई जाती है। इस पुल्लिका को अपन कह सकते हैं बंडल ऑफ माई फाइबर, यानी कि मांसपेशियों का एक बंडल है, जिसे अपन फेसिकल कहते हैं। ठीक है? इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है, मायोफाइबर के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे अपन फेसिकल कहते हैं। उसी प्रकार मसल्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसे एपिमाइसीलियम कहते हैं। साथ ही हम जब इसको ओपन करते हैं, इस वाली संरचना को फेसिकल को ओपन करते हैं, तो इसमें अगर हम एक पुल्लिका को बाहर निकालते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। इसे अपन बोलते हैं मायोफाइबर और इसे मायोफाइब्रिल्स कहेंगे। ठीक है? इसमें भी बहुत सारी एक पुल्लिका को बाहर निकालते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को अपन बोलेंगे मायोफाइब्रिल्स, यानी कि एक और इसमें फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है? दूसरी बात ये भी जानेंगे कि मसल्स के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, उसे एपीमाइसियम माइसीलियम कहेंगे। उसी के अलावा जो पुल्लिकाएँ होती है, पुल्लिका के ऊपर एक बंडल पाया जाता है, उसको अपन कहेंगे फेसिकल। ठीक है? जिसे बंडल ऑफ मायोफाइबर कहते हैं। ठीक है? और इसके साथ ही अ, देखो, फेसिकल तो एक पुल्लिका होती है, पुल्लिकाओं के ऊपर एक बंडल पाया जाता है, फेसिकल होता है, इसके ऊपर एक बंडल पाया जाएगा, जिसे अपन बोलेंगे पेरीमाइसियम। और पेरीमाइसियम कहेंगे। इसी के साथ जो बंडल ऑफ मायोफाइबर पाए जाते हैं, इसके अंदर पाई जाती है पुल्लिकाएँ, जिसे अपन बोलेंगे एंडोमाइसियम। इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। कहने का मतलब, मसल्स के ऊपर एक आवरण एपिमाइसियम और फेसिकल का आवरण क्या कहलाएगा, पेरीमाइसियम। और जो मायोफाइब्रिल्स होती है, उसका एक आवरण होता है एंडोमाइसियम। ठीक है? ये हमने रिटर्न में भी लिखा हुआ है कि पेशी के प्रत्येक भाग के चारों ओर तंतु में एक आवरण पाया जाता है। पुल्लिका के चारों ओर तो पाया जाएगा पेरीमाइसियम। ठीक है? और इसके साथ ही पेशी तंतु के चारों ओर पाया जाएगा एंडोमाइसियम, और संपूर्ण कंकाली पेशियों को चारों ओर से फेसिया कनेक्ट रखता है। अब हमने एक मसल्स का जो सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसको बाहर निकाला। ठीक है? देखो, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है, एक तरह से सेल के रूप में होती है, यानी कि मसल्स भी क्या एक तरह से सेल होती है। ठीक है? हमने मसल का एक जो मायोफाइब्रिल है, उसको बाहर निकाला। बाहर निकालते हैं तो उसी के साथ ही हम एक पूरी संरचना का अध्ययन करते हैं। हमने मसल्स का टीएस लिया है, तो मसल्स में ये मसल्स का टीएस लिया, तो मसल्स में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार की, जिसे अपन बोलते हैं टी ट्यूबुल्स प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है। ठीक है? टी ट्यूबुल्स प्रोटीन होती है। इसमें ये सिलेंड्रिकल शेप में पाई जाती है, इसे अपन मायोफाइबर कहते हैं, मायोफाइब्रिल जिसे अपन कहेंगे। इस प्रकार के शेप में पाई जाती है। ठीक है? और साथ ही ये चीज़ देखने को मिलेगी हमें कि जिस प्रकार सेल में अपन को देखने को मिलता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिगमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है, उसी प्रकार जो हमारी जो मसल्स होती है, उनका नामकरण होता है। जैसे कि अ, जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, किसका, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी प्रकार मसल्स की जो प्लाज्मा होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उसको अपन बोलेंगे सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा बोलेंगे। उसी प्रकार जो सेल का फ्लूइड होता है, उसे अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसी प्रकार मसल्स के फ्लूइड को अपन बोलेंगे
सार्कोप्लाज्मा। इसको अपन बोलेंगे सार्कोप्लाज्मा, अपन इसको नाम देंगे। ठीक है। इसी के साथ ही जब हमारी सेल में ईआर होती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःपर्दवी जालिका होती है, तो मसल्स में यहाँ ईआर को अपन बोलेंगे सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। ठीक है। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। इसी के अलावा यहाँ और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि मसल्स में हमारे क्या होता है, एटीपी, हमारी सेल्स में एटीपी वगैरह होता है जो एनर्जी के लिए काम करता है। उसी प्रकार मसल्स में ग्लाइकोजन के लिए एक मसल्स ग्लाइकोजन होता है जो कि हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है और एटीपी ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है। इसी के अलावा एक पिगमेंट पाया जाता है मायोग्लोबिन का, जो कि उसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हम कहीं जब काम करते हैं और हमारी जब बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो हमारी मसल्स में ही ऑलरेडी ऑक्सीजन स्टोर रखने का एक पिगमेंट पाया जाता है मायोग्लोबिन, जो एक तरह से विपरीत परिस्थितियों में जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है मसल्स को, तो ये मसल्स में से यहाँ से ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। इस प्रकार से हमारी मसल्स में कई फंडामेंटल उपस्थित होते हैं जिससे कि मसल्स सर्वाइव होती है। एक चीज़ ये भी देखने को समझो कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन क्या होता है, कि मायोग्लोबिन है क्या है कि फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ मायोफाइबर, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की मायोफाइबर में उपस्थित होती है। और इसके अलावा यह मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के अणु को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन के अणु की बात करें तो फाउंड इन में साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, ये हमें साइटो कोशिका द्रव्य के जो आरबीसी उसमें देखने को मिलेगा। साथ ही हमें एक जो हीम के चार अणु है वो ऑक्सीजन के चार अणु को कैरी करता है। ये सिर्फ मायोग्लोबिन का अणु एक ऑक्सीजन के अणु को कैरी करता है। ठीक है। यानी कि एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अ, जो होती है क्या, कि कोशिका और सेल जो होती है मसल सेल, उसमें सेम कोशिका की तरह ही फंडामेंटल चीज़ें पाई जाती है। जैसे कि कोशिका द्रव्य को हम यहाँ सार्कोप्लाज्मा कहेंगे, उसी प्रकार यहाँ मसल्स जो मेम्ब्रेन होती है उसे सार्कोलेमा कहेंगे, और ये हमें जो दिखाई दे रही है सिलिंड्रिकल शेप में, इसे मायोफाइब्रिल कहेंगे। ठीक है। ये मायोफाइबर और मायोफाइब्रिल हो गए, टिट्यूबुलिन प्रोटीन होगी, यहाँ मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और इसके अलावा ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है। ठीक है। और ग्लाइकोजन की भी सबसे अधिक स्टोर करने की क्षमता हमारी मसल्स में होती है, जो कि अधिक मात्रा को ग्लूकोज जब अधिक कंज्यूम हमारी बॉडी में ग्लूकोज तो उसे ग्लाइकोज में बदलने का कार्य भी करती है। यानी कि सबसे अधिक जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में रहता है तो मसल्स में देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया कि ग्लाइकोजन, देखो हमारी बॉडी में जिस प्रकार से इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें वैसे देखने को मिलेगी, जैसे कि ग्लाइकोजन, जो कि ग्लाइकोजन जो इसमें पाया जाता है मसल्स में, वो क्या करता है, स्टोर ऑफ एनर्जी को स्टोर करने का कार्य करता है। उसी प्रकार ईआर जो होता है जो कि ईआर यानी कि अंतःपर्दवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, मसल्स में यही क्या कहलाएगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और ये क्या करती है, स्टोर ऑफ कैल्शियम आयन, यानी कि एक तरह से ये कैल्शियम आयन का भंडार होता है इसमें, या फिर कैल्शियम आयन को स्टोर करने का कार्य करती है। उसी प्रकार मायोग्लोबिन जो एक तरह से ऑक्सीजन को स्टोर करने का कार्य करती है। ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से सार्कोलेमा का नामकरण होता है। साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्मा होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मायोफाइब्रिल और सार्कोमियर क्या होता है। मायोफाइब्रिल और सार्कोमियर, ये एक सार्कोमियर का डायग्राम है जिसमें आपको ये संरचना दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार की जो लंबवत संरचना है इसको अपन कहेंगे मायोफाइब्रिल। इस प्रकार की जो लंबवत संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे अपन कहेंगे मायोफाइब्रिल, यानी कि मायोफाइबर
मायोफाइबर्स के अंदर भी आपको एक संरचना दिखाई दे रही है, जैसे कि ये मसल्स था, मसल्स में इसको बाहर निकाला तो इसमें भी आपको एक संरचना दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल में हमें एक जैसे एक संरचना देखने को मिलती है इस प्रकार से, डार्क लाइट, डार्क लाइट, लाइट डार्क लाइट, जैसे एक चैम्बर बने हुए होते हैं जिस प्रकार रेल ट्रेन होती है उसके जो डिब्बे होते हैं उसी प्रकार हमें भी मायोफैब्रिल में इस प्रकार के अ, जो खंडन जैसी संरचना दिखाई देती है, यानी कि एक तरह से ट्रेन के डिब्बे जैसे खंड दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? ये डार्क है, ये लाइट है, ये डार्क है, ये लाइट है, इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, फिर होता है क्या है कि ये जो दो डार्क वाली जगह होती है इसे अपन क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलते हैं जेड लाइन कहेंगे। यानी कि हम ये चीज़ें बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसमें देखें कि ये जो डार्क लाइन है इसे अपने इस वाली लाइन को, इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? जेड लाइन का नाम कहेंगे। ठीक है, जेड लाइन बोलेंगे। और इनके जो बीच का जो अब स्पेस है, यानी कि एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन, इनके जो बीच का स्पेस है इसको अपन बोलेंगे सार्कोमियर। इसे अपन क्या नाम देंगे? सार्कोमियर कहेंगे। ठीक है, और ये हो गया अपने मायोफाइब्रिल। अब हम क्या करेंगे? एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालेंगे। हमने क्या किया? एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला। ये हमने एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला। हमने क्या किया? एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला। मायोफाइब्रिल को जैसे ही बाहर निकाला तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। जैसे हमने इस चीज़ को दर्शाया था कि ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। हमने इस मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला तो ये हमें मायोफाइब्रिल में पहले तो हमें एक संरचना दिखाई देगी मायोफाइब्रिल में इस प्रकार से। ये हमने बनाया एक डार्क लाइट वाला पार्ट, ये डार्क वाला पार्ट, ये लाइट, ये डार्क वाला पार्ट बनाया हमने। ठीक है, अब हमने एक जेड लाइन यहाँ बना दी, एक जेड लाइन यहाँ बना दी। और यानी कि कहने का मतलब होता है क्या है कि जो ये लाइट वाला पार्ट है ये थिन जैसी संरचना पाई जाती है, थिन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये थिन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए और इसे कनेक्ट करने के लिए, इसे स्थिर बनाए रखने की एक टिश्यू होता है जिसे अपन बोलते हैं जेड लाइन। ये जो जेड लाइन होती है इस प्रकार की संरचना होती है। ये जेड लाइन इसको कनेक्ट करके रखेगी। ये ठीक है, ये ब्लैक कलर से दर्शाया गया है, ये जेड लाइन है। ठीक है, ये जेड लाइन है। ये जेड लाइन है। ठीक है, उसी प्रकार ये जेड लाइन है। तो इसे अपन फिर यहाँ होता क्या है इसके बाद? यहाँ हमने पढ़ा था लाइट और डार्क। यहाँ पर हमें एक डार्क नुमा संरचना दिखाई देती है, ये ब्लैक ब्लैक तरह से दर्शाया गया है। इसे अपन बोलेंगे डार्क। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या होती है? डार्क होती है। ये जेड लाइन, ये डार्क लाइन। ठीक है, ये फिर जेड लाइन, ये डार्क लाइन और ये जेड लाइन। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो थिन फिलामेंट होते हैं इसे अपन बोलेंगे एक्टिन। जो थिन फिलामेंट होते हैं उसे एक्टिन बोलेंगे और इसे अपन क्या बोलेंगे? मायोसिन बोलेंगे। ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल इन चीज़ों को ही समझे। ये एक्टिन है, ये मायोसिन है और ये जेड लाइन है। अब हम देखेंगे कि ए बैंड और आई बैंड क्या होते हैं। हम यह समझेंगे कि ए बैंड और आई बैंड क्या होते हैं। आई बैंड की बात करें तो आई बैंड जो होता है, जो थिन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे अपन क्या बोलेंगे? आई बैंड। और जो डार्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे अपन बोलेंगे ए बैंड। अब इसमें भी समझने की बात यह है कि जो थिन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है आई बैंड का, उसको कवर की हो, इसको अंदर से कौन जा रही है? जेड लाइन, जो कि इसको स्थिर बनाए रखती है। तो ये एक आई बैंड यहाँ का है और एक आई बैंड यहाँ है। और ये डार्क बैंड जो क्या करता है? आई बैंड को थोड़ा बहुत कवर किए हुए रहता है। ये डार्क बैंड आई बैंड को थोड़ा कवर किए हुए रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो मायोसिन जो होता है, डार्क जो होता है, ए आई बैंड को कवर करके रखता है। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, जो ये डार्क बैंड है इसको भी एक तरह से कनेक्ट करने के लिए, इसको भी स्थिर बनाए रखने की एक टिश्यू होता है जिसे अपन बोलते हैं एम लाइन। ये बीच में एम लाइन होती है। ठीक है, अब आई बैंड की बात करें,
अब एक चीज़ ये भी चीज़ समझने की है कि सार्कोमियर है क्या इसमें से। सार्कोमियर होता है एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन का जो क्षेत्र होता है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सार्कोमियर। उसी प्रकार ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, तो ये क्या कहलाएगा, सार्कोमियर। तो आई बैंड कौन सा इसमें से, आई बैंड वो होगा जो ये डार्क है, तो इसको जो कवर किए हुए नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, आई बैंड। यानी कि आई बैंड दो भागों में डिवाइडेड होता है। एक सार्क आई बैंड ये वाला है, ये वाला आई बैंड एक तो इस सार्कोमेयर के पास होगा, एक इस सार्कोमेयर के पास। उसी प्रकार ये वाला आई बैंड और ये आई वाला बैंड, आई वाला बैंड है। अब डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या होगा, डार्क बैंड होगा, ये वाला पार्ट। यानी कि ये आई बैंड को, यानी कि मायोसिन थिन, जो थिन फिलामेंट होता है, देखो एक तो थिन फिलामेंट और एक थिक फिलामेंट होते हैं। देखो मायोफाइब्रिल में हमें देखने को मिलेंगे, मायोफाइब्रिल में देखो हम यहाँ चीज़ समझेंगे कि जो मायोफाइब्रिल होता है, हमें दो प्रकार के फिलामेंट देखने को मिलते हैं फाउंड इन मायोफाइब्रिल। देखो जो मायोफाइब्रिल होता है, तो मायोफाइब्रिल में हमें दो प्रकार के फिलामेंट देखने को मिलते हैं। एक तो थिन फिलामेंट जिसे अपन ये बोल रहे हैं, थिन फिलामेंट ये हो गया, और एक होता है थिक फिलामेंट जो कि डार्क वाला है। देखो थिन फिलामेंट में डार्क फिलामेंट अंदर थोड़ा बहुत घुसा रहता है, इस थिन फिलामेंट को जो थिक फिलामेंट उसे कवर किए हुए रहता है। जहाँ तक थिन फिलामेंट में कवर किया रहता है, वो इसका क्या कहलाता है, ए बैंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, ए बैंड कहलाएगा। आई बैंड जिस जगह पर थिक फिलामेंट जहाँ तक नहीं पहुँचता है, उस एरिया वाला क्या कहलाता है, थिक थिन फिलामेंट कहलाता है। ठीक है, दो जेड लाइन का जो क्षेत्र होता है उसे अपन बोलेंगे सार्कोमियर कहेंगे, और इसके अलावा ए बैंड होता है उसे एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। पूरा ए बैंड के पूरे नाम की बात करें तो ए एन आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है। उसी प्रकार आई बैंड की बात करें तो आई बैंड क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक बैंड है। ठीक है, डार्क बैंड क्या कहलाएगा, डार्क बैंड कहलाएगा जो थिक फिलामेंट होता है, जो जहाँ तक थिन फिलामेंट तक घुसा रहता है, अंदर इसको कवर किए हुए रहता है, वहाँ तक का वाला पार्ट क्या कहलाता है, यानी कि आई बैंड या थिन फिलामेंट को भी कवर वाला क्षेत्र भी क्या कहलाता है, ए बैंड कहलाता है। अब बचा हुआ ये जो पार्ट होता है यहाँ तक का और यहाँ तक का पार्ट, ये क्या कहलाता है, आई बैंड कहलाता है। एम लाइन क्या करेगी, जो थिक फिलामेंट होता है, जो मायोसिन होता है, एक्टिन मायोसिन, ये चीज़ हम बाद में समझेंगे, हमें सिर्फ यहाँ थिन और थिक के नाम से चलते हैं। उस जो थिक फिलामेंट होता है उसे कनेक्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि एक सार्कोमियर में जो एक सार्कोमियर होता है, एक सार्कोमियर में क्या होता है, एक सार्कोमियर में 1/2 बैंड कौन सा है, आई। देखो एक सार्कोमियर है तो आधा बैंड है आई का, क्योंकि आधा जो वाला थिन वाला भाग कहाँ है, कि कौन कवर कर रहा है, डार्क वाला कवर कर रहा है, यानी कि थिक इसमें अंदर घुसा हुआ है, तो आधा क्या है, आई बैंड। हम इसकी बात करें जैसे कि एक सार्कोमियर की, तो आधा आई बैंड है, 1/2, और एक पूरा ए बैंड है, और फिर 1/2 वापस ये क्या है, आई बैंड है। एक सार्कोमियर की संरचना है। ठीक है, हमने समझ लिया कि एक सार्कोमियर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एक सार्कोमियर में हमें देखने को मिलेगा आधा या फिर 1/2 आई बैंड। देखो यहाँ अब उस चीज़ को हम अलग से एक सार्कोमियर को बाहर निकाला, एक सार्कोमियर को बाहर निकाला, यानी कि ये जेड लाइन है, ठीक है, ये जेड लाइन है अपने, ये जेड लाइन है। ठीक है, जेड लाइन किसको चीरती हुई निकलती है, थिक थिन जो स्ट्रक्चर होता है, इस वाली संरचना को जेड लाइन कवर की हुई रहती है, यानी कि एक तरह से उसको कनेक्ट करके रहती है। ये वाली जेड लाइन कवर की हुई रहती है थिन लाइक स्ट्रक्चर को। ठीक है, और यहाँ से कवरिंग किए हुए जो थिन लाइक स्ट्रक्चर में कौन घुसा रहता है, थिक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये थिक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको इसको अगर कनेक्ट करने वाला कौन रहता है, थिन स्ट्रक्चर यानी कि थिन फिलामेंट होता है, इसको बांधे रखता है जेड लाइन, और जो थिक वाले पार्ट को बांधे रखती है एम लाइन। ठीक है भाई।
अब ये जो एरिया होता है जहाँ-जहाँ जो थिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसे कि यहाँ तक पाया गया है, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा इसका ए बैंड कहलाएगा। यानी कि एन आइसोट्रोपिक बैंड यानी कि ए बैंड जो कि डार्क वाला पार्ट ये कहलाएगा। ठीक है? उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर बच रहा है और इसके अलावा ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्ट है, बच रहा है ये क्या कहलाएगा आई वाला पार्ट। यानी कि कह सकते हैं हमें कि 1/2 आई बैंड यहाँ पर आधा ही है और आधा इधर है। यानी कि कहने का मतलब है आई बैंड जो होता है दो सार्कोमेयर के बीच में काम करता है। एक आई बैंड एक सार्कोमेयर इधर तैयार हो जाएगा, इधर तैयार हो जाएगा। तो कह सकते हैं हम कि 1/2 आई बैंड है और एक पूरा ए बैंड है, ये पूरा ए बैंड है। ठीक है, ठीक है। ये जो थिक थिक फिलामेंट होता है उसका क्षेत्र होता है, यहाँ तक इसने एरिया कवर रख कर रखा वो ए बैंड कहलाएगा। ठीक है। और लेकिन अब ए बैंड का भी एक प्राइवेट पार्ट यानी कि जिसमें सिर्फ उसी का अधिकार है, न तो आई बैंड उसमें घुसेगा यानी कि न तो थिन फिलामेंट उसमें घुसेगा। सिर्फ देखो ये इसने जो डार्क वाला पार्ट है तो इसमें थिन फिलामेंट घुसा हुआ है तो ये कहला रहा ए बैंड। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसमें थिक फिलामेंट का खुद का ही है जिसमें थिन फिलामेंट इंटर नहीं करता है, तो ये वाला पार्ट है यानी कि यहाँ से इसने एंट्री करी और यहाँ तक का ये वाला पार्ट कहलाता है इसका एच जोन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। यानी कि समझ में आ गया कि एक सार्कोमेर में 1/2 आई बैंड है, एक पूरा बैंड है ए और 1/2 वापिस आई बैंड यानी कि आधा आई बैंड ये है और ये फिर ये अपने हो गया ए बैंड ये डार्क वाला। और फिर ये जो यहाँ से जिसमें न तो थिन फिलामेंट है कुछ भी नहीं सिर्फ थिक फिलामेंट है ये एच जोन हो गया और ये एम लाइन हो गई। ठीक है, ये एक सार्कोमेर की संरचना है। ये हम बाद में समझेंगे कि एक्टिन और मायोसिन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें कि पेशी तंतु का सार्कोलेमा स्तर अनेकों स्थानों पर कोशिका द्रव्य यानी कि सार्कोप्लाज्म में धंसकर एक अनुप्रस्थ नलिका तंत्र बनाता है जिसे ट्यूबिल प्रोटीन कहते हैं या फिर ट्यूबिल सिस्टम कहते हैं। ये हमने अच्छे से डायग्राम में समझ लिया है। ठीक है। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंग में यह हमने देखा अभी कि कैल्शियम आयन का स्टोर होता है कि साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंग में कैल्शियम आयनों का संचय होता है। यानी कि साइटोप्लाज्म रेटिकुलम अंग में जो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कैल्शियम आयनों का क्या होता है स्टोर होता है। साथ ही सार्कोप्लाज्म का क्रिएटिन फॉस्फेट पदार्थ जो सार्कोप्लाज्म का जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है वो एडीपी को एटी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये डायग्राम हमने जो फर्स्ट वाले वीडियो था उसी का अलग से करके निकाला है कि यह जो अंदर जो दसा हुआ पार्ट होता है सार्कोलेमा का वो क्या बनाती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे अपन बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है। साथ हम देखें आगे कि जो सार्कोप्लाज्मा के भीतर अनेकों लंबवत प्रोटीन लंबवत जो प्रोटीन होती है मायोफिलामेंट पाए जाते हैं। जो अनेकों लंबवत प्रोटीन वाले मायोफिलामेंट पाए जाते हैं इसमें प्रत्येक मायोतंतु यानी कि जो प्रत्येक मायोतंतु होता है उसका निर्माण अनेकों मोटे मायोसिन मायोसिन तंतु यानी कि मायोसिन फिलामेंट व अनेकों पतले एक्टिन मायोतंतु या फिर एक्टिन मायोफिलामेंट से मिलकर होता है। यानी कि जो मायोतंतु होता है यानी कि मायोफाइब्रिल जो बना होता है उसका निर्माण एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के माध्यम से होता है। ये हमने देख लिया कि एक्टिन और मायोसिन एक्टिन जो कि आई बैंड हो रहा है यानी कि थिन लाइट स्ट्रक्चर था और मायोसिन जो है थिक लाइट स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम देखें कि मायोफिलामेंट्स में मोटे व पतले मायोतंतुओं की एक विशेष व्यवस्था के कारण ही पेशी सतह पर गहरी व हल्की रेखाएं नजर आती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हमारी मसल्स में गहरे व डार्क नुमा जो संरचना पाई जाती है वह एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के की वजह से ही हमें गहरी पतली यानी कि एक तरह से हल्की व डार्क आई व बैंड इन्हीं बैंड के माध्यम से हमारी जो स्टेरेटेड यानी कि एक रेखीय संरचना दिखाई देती है और या रैखिक या स्टेरेटिक स्केलेटल मसल्स अपन कह सकते हैं इनको एक तरह से नहीं कि रैखिक संरचना दिखाई देती है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से ए बैंड आई बैंड या फिर
एक्टिन और मायोसिन की वजह से ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। थैंक यू।